गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग साइंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित होगा। इस सीरीज में एनसीईआरटी का छठा क्लास से लेकर 12वां क्लास तक का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव विश्लेषण के साथ यानी एनालिसिस के साथ हम लोग देखेंगे। बहुत तेजी से देखेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि कम से कम समय में सभी क्लास का चैप्टर पूरा हो जाए। जैसा हमें पता है कि बिहार के सभी परीक्षा के लिए, विशेषकर बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो, उत्तर प्रदेश का परीक्षा ले ले तो यूपीपीएससी हो या आरओ हो, झारखंड का ले ले तो जो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, चाहे अदर स्टेट का कोई भी परीक्षा हो, विज्ञान परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 25 नंबर तो कम से कम रहता है ना। हाल ही में रेलवे का एग्जाम भी होने वाला है, उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज छठा क्लास का एनसीईआरटी शुरू करते हैं। छठा क्लास का एनसीईआरटी में देखेंगे हम लोग, ये छठा क्लास का एनसीईआरटी में कि इतना चैप्टर यानी कि टोटल 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी फटाफट देखेंगे, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत तेजी से। इसमें से हम लोग देख सकते हैं चैप्टर, आप देख सकते हैं भोजन ये कहाँ से आता है, वस्तुओं का समूह बनना, पौधों को जानिए, गति दूरिया मापन, चुंबकों का द्वारा मनोरंजन, कचरा संग्रहण एवं निपटान, भोजन के घटक, पदार्थों का पृथक्करण, शरीर में गति, प्रकाश छाया परिवर्तन, जल तंतु से वस्त्र तक, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, सजीव एवं उनका परिवेश, विद्युत तथा परिपथ और हमारे चारों ओर वायु, ये सारे के सारे चैप्टर 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म करेंगे। इस तरह से छठा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से सर्वाहारी कौन होता है? सर्वाहारी जो सभी कुछ खाता है, यानी जो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, जो आएगा मुंह में वो खा लेगा, ठीक है। तो सर्वाहारी कौन है, किस श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी या जिसमें ए तथा बी दोनों गुण हो, यानी शाकाहारी यानी फल सब्जियां जो खा ले, और बी जिसमें मांसाहारी मांस भी खा ले, यानी ए और बी दोनों का गुण हो, तो सर्वाहारी कहलाएगा, क्योंकि मांस भी खा लेगा और क्या खा लेगा, शाकाहारी भी खा लेगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों का गुण हो। आगे देखते हैं हम लोग। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। दूसरा, मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है, इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने में से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, उपयुक्त सभी नहीं। फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। देखिए, कोई भी फूल फुलाता है तो मौसम के अनुसार फुलाता है ना, मौसम के अनुसार फूल होगा तो उसमें मकरंद होगा, फिर मौसम खत्म मकरंद खत्म। तो मधुमक्खी क्या करता है, उस मकरंद को इकट्ठा कर लेता है मौसम में, ताकि फिर नेक्स्ट मौसम तक उसको वो कंटिन्यू कर सके, ठीक है, सर्वाइव कर सके। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियां खाया जा सकता है। क्या सभी पौधे का हम लोग जड़, तना और पुष्प और पत्तियां खा सकते हैं? क्या ओल सुने हैं? ओल खुजलाता है, क्या उसका सभी कुछ खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो ये गलत हो जाएगा। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, सही है, एक सही होगा। कुछ पौधों के कुछ, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, सही बात है। पत्ता भी खा सकते हैं, जड़ भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं, पत्ता भी खा सकते हैं, जड़ भी खा सकते हैं, है ना। मूली का ही रख लीजिए, जड़ भी खा सकते हैं, पत्ता का हम लोग साग बनाकर भी खा सकते हैं, सही बात, ठीक है ना। कौवा मांसाहारी जीव है? जी नहीं, कौवा मांसाहारी नहीं, वो सर्वाहारी है। वो रोटी भी खा जाएगा, मांस का टुकड़ा भी खा जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य नहीं है। हमको गलत का सुनना, सत्य नहीं है, इसमें से कौन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2 और 4। 2 और 4, 4 मांसाहारी जीव है, ये सर्वाहारी जीव होगा, और ये सभी पौधे जड़ खाना, ये भी गलत होगा। तो 2 और 4 सत्य नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। शेर और बाघ, भाई शेर और बाघ क्या होता है? तो शेर और बाघ होता है आपका जो दूसरे जंतु को खाते हैं। बाघ शिकार करता है, शेर शिकार करता है और शिकार करके खा जाता है। शाकाहारी क्या होता है? जो पादप एवं पादप के उत्पाद खाते हैं, पौधा और पौधा के उत्पाद खाएंगे तो वो हो जाएंगे
पालक और फूलगोभी क्या है? तो पालक और फूलगोभी क्या है भाई? तो सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही क्या है? तो ये सभी जंतु उत्पाद है। जंतु उत्पाद मतलब जैसे कि गाय, गाय क्या है? जंतु है, उसका दूध से ही तो सब कुछ उत्पाद ये बना, प्रोडक्ट बना। तो दूध, पनीर, घी, दही सभी के सभी क्या है? जंतु उत्पाद है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसको मिलाते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित होता है? भोजन के पोषक तत्व, खनिज लवण, ठीक है जी, विटामिन, सही बात है। आहारी रेशे, रुक्षांश नहीं, ये तो शामिल होता है, ये भी शामिल होता है। आहारी रेशे, रुक्षांश शामिल नहीं होता। ये मुख्य रूप से रुक्षांश क्या करता है कि ये आपका रेशेदार भोज्य पदार्थ होता है और ये पाचन क्रिया को सही करता है। जो खाना अनपच में रहता है, मतलब जिसको ढंग से पचा नहीं और उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो ये रुक्षांश काम करता है। रुक्षांश काम क्या करता है? लीवर के लिए पानी को ऑब्जर्व करके भी रखता है, संग्रहित करके रखता है ताकि लीवर को पानी मिले, है ना। तो ये रुक्षांश नहीं होगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सही क्या है? सही, सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 कहाँ है भाई? तो बी में है। 1 और 2 सही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह फटाफट भोजन के निम्नलिखित पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भाई? भोजन के विभिन्न पोषक तत्व, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। एकदम सही बात है। प्रोटीन जितना अच्छा से लेंगे शरीर में वृद्धि होगा, है ना। छोटे छोटे बच्चों को अधिक प्रोटीन दिया जाता है क्योंकि उनमें वृद्धि होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायक करते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन से सही है? सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों के तीनों सही है। सही है, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है? तो ये अमीनो अम्ल, मंड और शकरा, 3 ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो केवल एक अमीनो अम्ल, मंड और शकरा। तो देखिए अमीनो अम्ल नहीं प्रकार होगा क्योंकि अमीनो अम्ल प्रोटीन का होता है, सही बात। और बाकी मंड यानी कि स्टार्च और शकरा यानी कि ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। जिसको डायबिटीज का बीमारी होता है उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा लेना मना करता है, चावल खाने से मना करता है। क्यों? उसमें शकरा अधिक बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर शकरा अधिक से अधिक उसको मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए मंड और शकरा होता है, अमीनो अम्ल नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। केवल एक पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है, नहीं, इसलिए अमीनो अम्ल नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखते हैं। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। जी हाँ, जो अधिक से अधिक फैटी चीज खाएगा वो मोटा हो जाएगा। ठीक है ना। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, एकदम ऊर्जा प्रदान करती है ना। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट से अधिक मिलता है, वसा से कम मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। यानी 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 किस में है? तो भाई बी में है। 1 और 2 सही होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोषक तत्वों के अलावा जल भी पोषक तत्वों का हिस्सा होता है। इस रूप से जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिससे जल की पूर्ति हो जाती है। जल पीते हैं तो पीते ही, वो तो अलग बात है, लेकिन खाद्य पदार्थों से भी जल की पूर्ति होती है। यही पूछ रहा है कि जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। जो पसीना होता है हम लोग का, तो शरीर का जितने भी अपशिष्ट
पदार्थ होते हैं वो पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों सही होगा। तो इस प्रकार से दोनों किसमें सही है, सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए विटामिन ए क्या करता भाई, तो विटामिन ए आपका दृष्टिहीनता, यानी कि आपका जो रतौंधी होता है ना, जब शाम ढल जाता है तो किसी व्यक्ति को रतौंधी होता है तो शाम के समय बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। विटामिन ए कमी से दृष्टिहीनता हो जाएगा। विटामिन B1 बेरी बहुत अच्छा जानते हैं, बेरी। विटामिन सी का देखिए भाई स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी है ना रिकेट्स, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पैर कमजोर हो जाता है, रिकेट्स, ठीक है। तो ये आपका इसको मिला लिए, इस प्रकार इसका आंसर देखें तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी तरह से फटाफट। आज हम लोग 6 क्लास को कंप्लीट कर देंगे, है ना। पर डे 1 क्लास पूरा कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से 7 या 8 वीडियो में पूरा का पूरा आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा सभी परीक्षा के लिए, विशेषकर आगामी बिहार के बीपीएससी और बिहार एसएससी के लिए, और जो भी आरओ होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य ढूंढना है हमें। तो क्या भाई, विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, एकदम स्वस्थ रखता है। विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है, अभी हम लोग बात किए थे, है ना। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, नहीं साहेब, विटामिन B1 घाव भरने में सहायक नहीं होता है, बेरी होता है। घाव भरने के लिए विटामिन सी का उपयोग होता है ना। विटामिन सी रहेगा उससे घाव भरेगा, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, एकदम बिल्कुल सही बात है, रोगों से लड़ने में सहायक होता है, स्कर्वी रोग को भी रोकता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। विटामिन डी से हम लोगों को क्या मिलता है, अस्थि भी मजबूत होता है, कैल्शियम का दांत कैल्शियम का बना रहता है, तो कैल्शियम से हमारे दांत भी मजबूत होता है, ठीक है ना। तो इसमें हाँ पूछ रहा है असत्य कौन है, तो असत्य भी हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है यानी गलत पूछ रहा है, असत्य का मतलब गलत भी हो जाए, तो इसका ऑप्शन, तो इसको मिटा दीजिए, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को कहीं। तो इसका आंसर बी हो जाए, क्योंकि ये असत्य पूछ रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर है कुछ, इधर कुछ है, इधर खनिज है, इधर अभावजन्य रोग है। अभावजन्य रोग होता क्या है, अभावजन्य रोग होता है कि किसी खनिज या किसी पोषक तत्व का शरीर में लंबे समय तक अभाव रहता है, और उस अभाव के कारण अगर कोई बीमारी जन्म ले लेता है तो उसको अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इधर अभावजन्य रोग का नाम दिया है, इधर खनिज का नाम दिया है। तो कैल्शियम का कमी से क्या होता भाई अस्थि क्षय रोग होता है, बिल्कुल अस्थि क्षय यानी कि हड्डियां टूटने लगेगी, कमजोर होने लगेगी, ठीक है ना। आयोडीन का कमी से क्या होता भाई, तो घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग होता, पता है ना। आयोडीन नमक इसीलिए यूज करते हैं। लौह का कमी से क्या होता है, दंत क्षय, नहीं, दंत क्षय कैल्शियम का कमी से होगा। लौह का कमी से होगा आपका रक्तहीनता, ठीक है ना, ब्लड कम बनने लगता है, क्योंकि ब्लड में क्या रहता है, आयरन रहता है, ठीक है ना। तो लौह का कमी होने से ब्लड का प्रॉब्लम होता है, दांत का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से क्या पूछ रहा भाई, पूछ रहा कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित पूछ रहा है, यानी कि 1 और 2 सुमेलित है। तो 1 और 2 कहाँ है, तो बस ए में 1 और 2 है, इसको कर देना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, धीमी वृद्धि, ठीक है ना। विटामिन, प्रोटीन, वसा और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए हम लोग अभी ही चर्चा किए थे कि वृद्धि करवाने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है ना, प्रोटीन आवश्यक होता है। बच्चों को इसलिए प्रोटीन दिया जाता है ताकि उसका लंबाई और उसका ग्रोथ अधिक से अधिक हो। क्लियर, तो प्रोटीन, इसका आंसर प्रोटीन होगा। चलिए, तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है, नहीं बात हो रहा है ना। तो रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, सही बात है। रुई कपास से प्राप्त होता, पता है। जूट कैसे, पटुआ जिसको हम लोग कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता, नहीं, गलत बात है। जूट का तो अपना ही पटसन से प्राप्त होता, नारियल से प्राप्त नहीं होता जूट। रेशम, एक मिनट,
ठीक है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ठीक है ना। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, तो इसमें से सही नहीं है पूछना है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा जूट नारियल गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फ्लैक्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम, निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतु क्या है, इसका प्रयोगशाला में रासायनिक विधि से बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका फ्लैक्स सही है, पॉलिस्टर गलत है ना, पॉलिस्टर गलत है। नायलॉन, नायलॉन भी आपका संश्लिष्ट तंतु है। अच्छा, संश्लिष्ट तंतु को उदाहरण पूछ रहा है ना, तो उदाहरण में हो जाएगा इसका पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, यानी कि एक मिनट, ठीक है। तो संश्लिष्ट तंतु पूछ रहा है तो पॉलिस्टर हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा और एक्रिलिक हो जाएगा। फ्लैक्स यानी जूट वगैरह जो होता है, और रेशम जो रेशम का कोकून से बनता है ना, और शहतूत का पत्ता खाता है रेशम का कीड़ा, पता है ना। तो ये दोनों तो प्राकृतिक है, फ्लैक्स और रेशम, बाकी ये तीनों क्या है, संश्लिष्ट है, ठीक है ना। ये केमिकल से बनाया था प्रयोगशाला में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 3 4, 2 3 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती कहाँ, पश्चिम बंगाल में होता है, सही बात है जी। केरला में नहीं होता है, बिहार में होता है, पता ही है बिहार में होता है ना। असम में भी होता है, जहाँ खूब बारिश होता है, अब विशेषकर इस रीजन में, वहाँ पर पटसन यानी कि जूट की खेती होती है। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन होगा, 1 और 3 4, 1 3 4 किसमें भाई, तो देख लो फटाक से, तो हो जाएगा सी, 1 3 4। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, ठीक है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। पटसन जो रहता है पटुआ, उसको पानी में डुबो कर रखते हैं, जब वो गीला हो जाता है तब उसका रेशा को अलग अलग करते हैं, और उस तरह से उस रेशा से हम लोग रस्सी या धागा बनाते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कराती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी के सभी सही है, ठीक है, सभी के सभी सही है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, निम्नलिखित में कौन सा जल में विलय होता है। पानी में, जल में कौन विलय हो सकता है, घुल सकता है ना। तो कौन घुल सकता है, तो ऑक्सीजन तो घुलेगा ही घुलेगा, सिरका भी घुल जाता है, मिट्टी का तेल नहीं घुलेगा, नींबू का रस घुल जाएगा, यानी कि 1 2 और 4। पूछ रहा क्या कौन विलय है, तो 1 2 4, 1 2 4 आपका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील का प्लेट, तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा और कांच, क्या विचार करना है, तो देखिए विचार करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी, ट्रांसक्लैंट है, मतलब क्या होता है कि जिससे हल्का हल्का प्रकाश बाहर निकल सके, लेकिन बाहर का चीज स्पष्ट रूप से नहीं दिखे, है ना। तो ये होगा तेल लगा हुआ कागज। अगर कागज में तेल लगा दीजिएगा और देखिएगा रोशनी दिखने लगेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से बाहर क्या है, उसके पार क्या है वो नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या कहलाता है आपका पारभासी कहलाता है। अब पारदर्शी क्या होता है, जिससे आर पार स्पष्ट रूप से दिखे, जिससे शीशा, ठीक है। तो आपका ये होगा तेल लगा हुआ कागज। स्टील का प्लेट से हम लोग नहीं देख सकते हैं, गत्ते का डिब्बा से भी नहीं देख सकते, कांच तो पारदर्शी होता है तो वो तो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग पदार्थ के गुण अलग अलग रहेंगे, या कुछ चमकदार भी रहेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है, एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत ही वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। देखिए ये तो सही है, लेकिन ये गलत है।
हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से नहीं बनी है, अलग अलग पदार्थों से बनी है। तो ये तो गलत हो जाएगा। पूछ रहा क्या, कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है यानी कि गलत है। गलत है तो दो गलत है, तो 2 कहाँ है? तो बी में है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये देखिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि फिर 1 कैसे आ जाता है, फिर आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 करते हैं तो 1 क्यों? ये नया चैप्टर है। जितना चैप्टर आपको हम दिखाए थे ना शुरुआत में, उसी चैप्टर में से सारे चैप्टर है, ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो बस आप कंप्लीट ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा 6 क्लास कंप्लीट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। पदार्थों के पृथक्करण या सेपरेशन के पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पदार्थों का पृथक्करण यानी एक से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हों तो उसको फिर से अलग अलग कैसे किया जा सकता है। पृथक्करण यानी सेपरेशन कैसे उसको कर सकते हैं, उस पर हमें विचार करना है। तो निस्वासन, निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन, ये किसका उदाहरण? तो तीनों के तीनों पदार्थों के पृथक्करण का ही उदाहरण है। इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 2 और 3 तीनों ही होंगे, ठीक है ना? और भी इसका उदाहरण है, जैसे कि चालन होता है, जैसे कि वाष्पन होता है ना? और भी बहुत कुछ होता है। हैंड पिकिंग होता है, जो हाथ से चुन चुन कर अलग करते हैं। थ्रेसिंग होता है ना? तो और भी इसका उदाहरण है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार तीनों के तीनों होंगे। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित पृथक्करण के विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत का चुनाव करना है। किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता था। ठीक है जी, रेत, ये सही है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अवसादन की विधि द्वारा जल को उधेड़कर पृथक किया जाता है। नहीं, ये निस्तारण के द्वारा होता है, अवसादन के द्वारा नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? द्रव तथा उसके अविलय पदार्थ अवयवों को निस्यंदन की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना? तो सही है ये भी। और वाष्पन की विधि के द्वारा द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल, आप जल में आप ठोस क्या होता है? आपको नमक होता है, नमक को घोल दीजिए, वाष्पन करा दीजिए तो पानी अलग, नमक अलग। तो ये 1 सी और बी, डी सही है, बी गलत है, ठीक है? बाकी सही है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हमको गलत का चुनाव करना था, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। गलत का चुनाव करना था तो गलत ये है, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है, कि मतलब अब उसमें कोई पदार्थ अधिक से अधिक नहीं घोला जा सकता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जितना उसको एक्सेप्ट करना था कर लिया, अब नहीं कर पाएगा, उसका लिमिट, उसका कैपेसिटी खत्म हो गया, तो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है? चलिए, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? उसका विलेयता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है? उसका विलेयता बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। बस ऐसा ही क्वेश्चन तो बीपीएससी वगैरह में आता है और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाता है, अगर भैया गर्म कर रहे हैं तो उसका विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्वेश्चन है 6 क्लास का एनसीईआरटी से, 7 क्लास का एनसीईआरटी से, और वहां पर एग्जाम हॉल में फंस जाते हैं, है ना? चलिए, तो बढ़ती है। और यह क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। औजारों में लोहे के फलक में बने विलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के विलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? देखिए, कोई मान लीजिए कि कुदाल होता है, कुदाल मान लीजिए इस टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से कुछ, इस टाइप से होता है कुदाल, है ना? इसमें हत्था लगाना रहता है, हत्था लगाना रहता है, ठीक है ना? हत्था यानी हैंडल, ठीक है ना? तो इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होता है? गर्म करने से फैल जाता है, और ये हत्था जो होता है, हैंडल चल जाता है। फिर ये जो गर्म हुआ ठंडा हो जाता है तो फिर सिकुड़ जाता है और हत्था को पूरी तरह से पकड़ लेता है, ठीक है ना? ज्वाइंट कर लेता है। तो बस यही कहना चाह रहा है। तो औजारों में लोहे के फलक से बने विलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के विलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से विलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है? नहीं, आकार तो बड़ा होता है। उसका आकार बड़ा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है।
उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आकार बड़ा हो जाता है, परिवर्तन कैसे नहीं हो रहा है, इनमें से कोई नहीं, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स है ना, इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं, किया जा सकता है। यानी कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाए, एक चीज से दूसरा चीज बनाए, फिर उस चीज से फिर दोबारा पूरा पीछे वाला फिर से कन्वर्ट कर दे, है ना। देखिए, तो कागज अगर जल जाएगा तो राख बनेगा, लेकिन राख से फिर दोबारा कागज नहीं बन सकता है। क्लियर? दूध का दही बनना, दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से फिर दूध बनाना चाहे तो वो नहीं बन सकता है, ठीक है। नमक का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना ये हो सकता है, नमक पानी में घुलेगा, लेकिन चाहे तो वाष्पन कर देंगे तो फिर से हमको नमक अलग से मिल जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर का बर्तन बदलना, बिल्कुल सही। कुम्हार मिट्टी का ढेर से बर्तन बनाया, लेकिन पकाया भी नहीं है, और उस मिट्टी को चाहे तो फिर से गीला करके पानी डाल के फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर दे। मिट्टी से बर्तन बनाए, बर्तन से फिर मिट्टी बना दिए, बशर्ते उसको सेका नहीं गया हो, उसको आग के भट्टी में पकाया नहीं गया हो। तो यहाँ तो ये तो नहीं लिखा है कि पका हुआ, वो तो बस मिट्टी का बर्तन, बर्तन से मिट्टी, ठीक है ना। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाता है। पूछ क्या रहा है, उत्क्रमित किया जा सकता है, तो 3 और 4 किया जा सकता है, यानी 3 और 4, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या सम्मिलित नहीं है? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। ये पुष्प के विभिन्न भागों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी ये जो आपका बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, चारों के चारों पुष्प के विभिन्न भागों में शामिल होते हैं, लेकिन ये जो मूलांकुर होता है ना, ये मूलांकुर शामिल नहीं होता। मूलांकुर मतलब क्या होता है, देखिए समझिए बात को। मूलांकुर 2 वर्ड से बना है, मूल प्लस अंकुर। मूल मतलब क्या होता है भैया, जड़। अंकुर मतलब पता है आपको, जब कोई दाना को हम लोग डालते हैं, बोते हैं, तो उससे छोटा छोटा अंकुरित होता है, बहुत छोटा छोटा निकलता है, तो वो उसको अंकुरित जो कहते हैं, अंकुरित कह सकते हैं, अंकुरित, ठीक है ना। तो जो अंकुरित निकलता है ना, अंकुरित मान लीजिए कोई इस तरह का बीज है, आई छोटा सा अंकुरित हुआ, इसमें छोटा छोटा जड़ निकल जाता है, ठीक है ना, जड़ निकल जाता है, तो ये जड़ यही मूल हुआ, और अंकुर से अंकुरित हुआ, दाना बना। तो ये तो पुष्प का हिस्सा नहीं ना भाई, पुष्प का हिस्सा तो चारों हो जाएगा, पंखुड़ी वगैरह हो जाएगा, लेकिन ये तो दाना है, ये अंकुरित हो रहा है, वो पुष्प का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से मूलांकुर नहीं होगा। तो पूछ रहा कि क्या पूछ रहा भैया, कौन हिस्सा, कौन नहीं है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो आपका मूलांकुर नहीं होगा, मूलांकुर नहीं होगा, केवल 5 मूलांकुर नहीं होगा। मूलांकुर क्या होता है समझ गए आप? चलिए, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पत्ती के शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कराता है, यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, ठीक। पत्ती के पर्णवृंत और फलक होते हैं, ठीक है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड यानी कि स्टार्च का संश्लेषित करती है, बिल्कुल सही बात है। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की क्रिया में ग्रहण करती, जी नहीं, यह गलत है। जलवाष्प का हिस्सा भोजन बनाने के लिए नहीं करती है, भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और बदले में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलवाष्प छोड़ती है ना। तो जलवाष्प ग्रहण नहीं करती है, भोजन बनाने की क्रिया में जलवाष्प को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से छोड़ती है, ग्रहण नहीं करती बल्कि वो वायुमंडल में उसको छोड़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको पूछ के आ रहा भाई कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं यानी गलत का चुनाव करना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सही, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग आराम से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पीटी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं, तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तना जो होता है जल और खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मान लीजिए तना है ये, और इसमें मान लीजिए डाली वगैरह है, डाली वगैरह पत्ती उत्ती निकला हुआ, पत्ती उत्ती निकला हुआ इधर, तो तना क्या करता है, जब
जमीन में इसका जो जड़ रहा वो खनिज पदार्थ को क्या किया, तना पत्ती तक पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बन सके, ठीक है ना, खनिज तत्व को पहुंचाता है। तो एक तना ये तो कर लिया, ठीक है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, ये भी सही है। और फिर जो पत्ती जो खाना पका लिया, खाना बना लिया, तो तना के माध्यम से ही जड़ से लेकर हर जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट तना ही करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों सही है। तो ए और 1 और 2 दोनों सही होंगे, इसका आंसर सी होगा। क्लियर। चलिए, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ के संदर्भ में, तो जड़ मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। सही बात है ना। जो जड़ होता है जमीन से क्या करता है, भूमि से पानी लेता, खनिज तत्व लेता है और पौधा को पूरा जड़ से एकदम जमा कर रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाला पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त वाले पौधे की जड़ें मूसला होती नहीं। यहाँ पर गलती हो रहा है। देखिए, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे के जड़ें मूसला होती हैं, मूसला, ये मूसला होती हैं, जबकि समानांतर विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे का जड़ें क्या होती है, रेशेदार होते हैं। यहाँ पर उल्टा लिख दिया, यानी ये हो गया क्या, गलत। तो पूछ क्या रहा है भाई, सही या गलत? सही है, सही है, तो 1, केवल 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, शलजम। हर बार परीक्षा में पूछता है ये। अब बीपीएससी में तो लगता है कि फिक्स कर लिया, 1 या 2 साल बाद पूछ ही देता है। तो ये आलू हो जाएगा। ये आलू क्या है, ये तना का पार्ट है, ठीक है ना। और ध्यान रखने का तरीका है, देखिएगा, गाजर इस टाइप से कुछ दिखता है ना, मूली भी कुछ इसी टाइप का ही दिखता है ना। शलजम का देखिएगा तो कुछ इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से देखिएगा। तो देखिएगा सब में क्या है, नीचे में नोकी लगा हुआ है। जिसमें नोकी लगा रहेगा ना, मतलब पहचानने के लिए बता रहे हैं कि उसको समझ जाइए कि ठीक है ये जड़ होगा। लेकिन आलू क्या गोल मटोल होता है, ठीक है, वो तना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल एकदम चाहिए, जिसको हरित पर्ण है ना, पर्ण हरित कहते हैं जिसको। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, खाना पकाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए पौधों को। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो छोड़ता है, तो ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए। जल भी चाहिए भाई, प्रकाश भी चाहिए, प्रकाश में ही तो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो क्या पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर यानी 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, ये सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता। प्रकाश संश्लेषण में याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता। यह मत समझिएगा कि पौधा ऑक्सीजन ग्रहण ही नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। सूची 1 तथा सूची 2 को निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में संधि यानी ज्वाइंट, ज्वाइंट और विशेषता, ज्वाइंट का क्या विशेषता है। तो देखिए, यह बॉडी पार्ट में आ गया है चैप्टर, ठीक है ना। तो धुरार्ग संधि जिसको कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट, सभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली। देखिए होता ना क्या, ये सिर हुआ, ये एक छल्ला होता है। छल्ला यानी गोलाकार अंगूठी होता है, तो बस अंगूठी का एक बड़ा रूप समझ लीजिए। और छल्ला में एक बेलनाकार रूप से हड्डी रहता है, वही जोड़े हुए रहता है गर्दन को सिर के साथ, ठीक है ना। तो यही होता है धुरार्ग, जिसको कहते हैं पाइवोटल, जिसको कहते हैं पाइवोटल, ठीक है, ज्वाइंट। इसी को पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। क्लियर। अचल संधि यानी फिक्स्ड, जो फिक्स हो गया तो चल नहीं पाएगा। तो क्या होता भाई, तो इसका हो जाएगा आपका गति न करने वाली संधि। अब अचल है यानी फिक्स है, तो गति कहाँ से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जैसे उपरा जबड़ा, जबड़ा फिक्स्ड का उदाहरण हो जाएगा, फिक्स का उदाहरण हो जाएगा जबड़ा, वो भी ऊपरी, ऊपरी जबड़ा। देख सकते हैं आप, देखिए नीचे वाला मूव कर रहा, नीचे वाला मूव करेगा, लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, फिक्स है। तो हो जाएगा अचल संधि, वो फिक्स का है, गति न करने वाली
संधि, ठीक है। कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट, तो ये होता है आपका क्या, सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली। वैसा सॉकेट से जुड़ा रहता है, हड्डी एक सॉकेट से जुड़ा रहता है, सभी दिशा में मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सी का एक। और हिंज संधि, हिंज संधि का मतलब एक ही बचा, एक दिशा में गति करने वाले, एक दिशा में गति करने वाले। देख लीजिए हाथ का, देख लीजिए एक ही दिशा में वो गति करेगा, पैर का देख लीजिए एक ही दिशा में गति करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग मिला लिया और इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 4 1 3, ठीक है। ए का 2, बी का 4, ठीक है, सी का 1, ठीक है, और हिंज संधि का हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर की पेशियों, पेशी पर बात हो रहा है। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, संकुचन मतलब जब सिमट जाती है, तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है, बिल्कुल सही बात है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने तथा फैलने से अस्थियां गति करती नहीं। पेशी जो होता है सिकुड़ता है और अस्थि को खींचता है, लेकिन वो धक्का नहीं लगा सकता है। धक्का नहीं लगाएगा तो फोर्स नहीं आएगा, गति नहीं आएगा। तो ये धक्का लगाने काम नहीं करती, यानी गति का काम नहीं करती, पेशियां गति का काम नहीं करती। यहाँ पर लिख रहा है क्या, फैलने से अस्थियां गति करती, ये गलत है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट सही है। तो पूछ क्या रहा है, कथन सही है, तो सही केवल एक हो जाएगा, इससे आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। केंचुओं के शरीर रचना और उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। एग्जाम में सही है, सही नहीं है, असत्य है, कौन असत्य नहीं है, उसी में फंसा देता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो ध्यान से देखना है, सही नहीं है। तो केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियों छिन्न एवं असंख्य होती है। तो देखिए केंचुओं में मेरुदंड तो पहले होता नहीं है, तो लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना कुछ कोई बात ही नहीं, मेरुदंड ही नहीं होता है। तो यह इसका कहानी खत्म हो गया। बाकी क्या भाई, केंचुओं में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी के विस्तारण एवं संकुचन से होता है, सही है। केंचुआ देखिए कैसे चलता है, पहले इतना छोटा सा रहेगा, फिर फैलेगा, इतना लंबा होगा, फिर सिमट के इतना छोटा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, है ना। तो क्या हो रहा, संकुचन हो रहा है, उसका निस्तारण हो रहा है। केंचुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसमें मेरुदंड नहीं होता, तो बिल्कुल सही है। और शरीर के अध सतह पर सूख बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाए रखने के लिए करती है, बिल्कुल सही है। जब संकुचित करता है तो छोटा छोटा रोआ टाइप का बाल टाइप का होता है, उसी से वो भूमि को पकड़ बनाए रखता है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि केंचुआ किसानों का क्या होता है, मित्र होता है, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। केंचुआ खाद का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये भी सही, ये भी सही है, बी भी सही है। हमको गलत का चुनाव करना था, गलत का चुनाव करना था, गलत कौन है, ए, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसको हम मिटा देते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केंचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करती है, नहीं, ये नहीं करती है। सही का बात कर रहा है, सही का बात कर रहा है, ये गलत है। नासिका, उसमें नाक वाक नहीं होता है। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करती है, बिल्कुल सही है, त्वचा द्वारा श्वसन करती है। केंचुए मुख द्वारा श्वसन करती नहीं, मुख द्वारा श्वसन नहीं करती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केंचुए त्वचा के द्वारा श्वसन करती है, और सही का चुनाव करना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता, बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता, बिल्कुल सही बात है। घोंघे का कंकाल होता है, वो बाह्य कंकाल तो कहलाता है, लेकिन वो अस्थि का नहीं बना होता है, वो ज्वाइंट से नहीं बना होता है, सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, ठीक है ना। जो अस्थि, ये जो बाह्य कंकाल होता है, घोंघे का कवच होता है, वो सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। इसलिए वो अस्थि का बना हुआ नहीं रहता है। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसके सहायता करते हैं, ठीक है जी करते हैं, पेशीय पाद जो होते हैं उसके चलने में सहायता करते हैं, सही बात है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, जिससे भी उससे चलने में सहायता मिलती नहीं। कवच का घोंघे का चलने से कोई संबंध नहीं है। यानी कि पूछ रहा है क्या सही या गलत, सही पूछ रहा है, सही, यानी इसका दूसरा नंबर ही एक सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। हाँ बाय का, हाँ ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, ठीक है ना, ठीक है। तो यानी 1 और 2 दोनों का दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल का रहता है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बना रहता, बिल्कुल अस्थि का नहीं बना रहता, सिंगल यूनिट रहता है, सही है। अब घोंघे का पेशीय पात चलने में उसकी सहायता करती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, सही पूछ रहा है, 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, सूची 1 को और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। क्या है भाई, सूची 1 और सूची 2, तिलचट्टा। तो तिलचट्टा का हो जाएगा, इसका शरीर कठोर बाह्यदल कंकाल द्वारा ढका रहता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा भाई साहब 3, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी, पक्षी हवा में उड़ता, वायु में उड़ता है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि वायु प्रकोष्ठ होता है, पक्षी वायु में उड़ता है तो इसमें एक वायु प्रकोष्ठ होता है। मछली, मछली क्या है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। धारा रेखीय का मतलब देखिए इस टाइप से रहेगा, मछली कुछ इस टाइप से रहता है, यानी आगे भी पतला पीछे भी पतला, यानी धारा को चीरते हुए निकल जाएगा। धारा को चीरने में ये आकृति बहुत ही लाभदायक होता है। इसी को कहते हैं क्या, जब पानी में तैरता है तो आराम से इसको पानी को चीरते हुए निकल जाता है, धारा रेखीय होता है, ठीक है ना। तो यही बोलना चाह रहा है, तो बिल्कुल होता है, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। सर्प, सर्प क्या है, तो इसका शरीर अनेक विलय यानी लूप के मुड़ा रहता है। अनेक से देखते हैं चलता कैसे चलता है ना। इसका शरीर अनेक विलय यानी लूप में मुड़ा होता है, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। चलिए आगे देखते हैं। पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कराते हैं। बिल्कुल सही बात है कि पौधा और जीव एक विशेष आवास, मतलब कि वहाँ का पर्यावरण कुछ अलग है और उस पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को कर लेते हैं ताकि उस पर्यावरण में आसानी से रह सकते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो सही बात है। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों के बाद यह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन के सटीक उदाहरण नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। देखिए अनुकूलन क्या होता है कि पर्यावरण के अनुसार जीव जो होगा अपने आप को बदलेगा, पर्यावरण के अनुसार अपने को सूटेबल करेगा, लेकिन ये जो बदलाव होता है हजारों वर्षों में होता है। कोई 10 दिन, 5 दिन या 10 साल या 50 साल, 100 साल में नहीं होता, हजारों वर्षों में ये परिवर्तन होता है। जैसे कैक्टस का देखते, कैक्टस का पौधा कहाँ होता है, तो रेगिस्तानी इलाका में होता है। उसका पत्ता क्या होता है, अब कांटा में बदल गया है। तो ये जो बदलाव हुआ है अचानक नहीं हुआ, हजारों साल ये प्रोसेस से गुजरा, तब जाके उसका पत्ता कांटा बदला है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बोल रहा है कि मैदान से हम पहाड़ पर गए, वहाँ शुरू में सांस लेने में दिक्कत हुआ, लेकिन 5-10 दिन रहे तो अब हम आराम से रह सकते हैं, वो नहीं होता है। उसको कहते हैं पर्ण अनुकूलन, पर्यावरण का अनुकूलन, पर्ण अनुकूलन कहते हैं उसको, ठीक है ना। लिख देते हैं हम उसको, पर्यानुकूलन, यानी पहाड़ वाला जो है ना, जो कम समय में ही कुछ परिवर्तन हो जाता है, 5-10 दिन के बाद अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं पर्ण अनुकूलन। लेकिन जो हजारों साल में परिवर्तित होता है, जैसे कैक्टस, कैक्टस नागफनी जिसको कहते हैं, जिसका पत्ता कांटा में बदल गया है, वो हजारों वर्षों में परिवर्तन हुआ, हजारों वर्षों में हुआ है, तो उसको कहते हैं क्या, अनुकूलन, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। चलिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है, भी बिल्कुल सही बात है। सूर्य का प्रकाश और उष्मा जैसे ऊर्जा घटक
इन दोनों घटकों में किसी में सम्मिलित नहीं है, यह गलत है भाई साहब। देखिए होता ना क्या है, ये आवाज सही है। इसके दो घटक होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। जैव में क्या हो जाएगा, जिसमें जीव जंतु, जिसमें जीवन हो, इसमें जैव में हो सकता क्या, पादप यानी पौधे, और जंतु, जंतु कहने का मतलब जानवर, और उसमें इंसान भी होगा, है ना। तो सभी प्रकार के जीव, ठीक है, जीव में तो सभी आ जाएंगे, लेकिन जंतु, ठीक है ना, पादप और जंतु। अजैव में क्या हो जाएगा, रहता तो है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। जैसे क्या है, चट्टान, वही मिट्टी, वायु अजैव में आएगा, जल अजैव में आएगा, सूर्य का प्रकाश भी अजैव में आता है और उष्मा भी अजैव में ही आता है। तो इस प्रकार से लिख दिया, सूर्य और प्रकाश और उष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में सम्मिलित नहीं होता है, यह गलत है, यह सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा भाई, पूछ क्या रहा है, कथन सही है, यह सही हो जाएगा, यह सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। क्लियर। और आवास का मतलब आप समझ ही गए कि दो घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। चलिए, ऊट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बिल्कुल, ऊंट रेत पे चलता है, रेगिस्तान में चलता है, और उसका पैर बहुत लंबा लंबा रहता है। उससे शरीर क्या होता है, उसका पेट हुआ चाहे उसका शरीर हुआ, जो धधकता है, रेत धधकता है, उससे क्या करता है, अपने आप को दूर रखता है, क्योंकि पैर उसका लंबा लंबा रहता है। ये सही है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल भी शुष्क होता है। बिल्कुल सही बात। इससे क्या होता है, शरीर का जो पानी का उत्सर्जन कम से कम होता है, पानी कम से कम बाहर निकलता है, उसको पसीना नहीं आता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार तीनों को तीनों उसको रेगिस्तान में बने रहने के लिए अनुकूल बनाता है। और भी होता है, जैसे ऊंट का जो पैर होता है, जो खुर होता है, वह गद्देदार होता है, जिसके कारण ही उसको तो रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बहुत तेजी से दौड़ सकता है, चल सकता है ना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी के सभी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस उपयुक्त में से किसका से धारा रेखीय नहीं है। धारा रेखीय का मतलब अभी समझाए थे हम कि इस टाइप से कुछ होगा, ताकि वो पानी को, जैसे मछली होता है, यहाँ पूछ लगा दीजिए थोड़ा सा, मछली हुआ तो पानी को क्या करता है, फटाफट चीर देता है। यही मान लो कि इस टाइप से कुछ रहता है, इसका मुंह इस टाइप से रहता है और यहाँ पे इसका आँख रहता है, तो पानी का टकराव से वो आगे क्या होता है, नहीं बढ़ पाता। तो इस टाइप से शेप है जिससे पानी को चीरते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में धारा रेखीय कौन है, इसका आंसर मछली तो होगा ही भाई। धारा रेखीय मछली, धारा रेखीय नहीं है तो मछली तो होगा। स्क्विड भी होता है, ऑक्टोपस नहीं होता है। ठीक है, ऑक्टोपस नहीं होता है और स्क्विड भी नहीं होता, सही बात है, क्योंकि दोनों समुद्री जीव हैं और नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। मछली होता है, जैसे कि देख ही चुके हैं, स्क्विड नहीं होता धारा रेखीय, लेकिन हाँ तैरते समय अपने आप को बना लेता है वो। जैसे ऑक्टोपस कैसा दिखेगा आपको, इस टाइप से कुछ रहता है, इस टाइप से कुछ उसका पैर बिखरा रहता है, इस प्रकार से उसका पैर बिखरा रहता है ना, इस प्रकार से पैर बिखरा रहता है। लेकिन जब चलता है तो इस प्रकार से हो जाता है, उसका ऐसा रहेगा, सारा पैर उसका इस टाइप से हो जाएगा। देखिएगा कभी उसका डिस्कवरी चैनल या कोई चैनल में, तो सभी पैर सिमट के एक तरफ हो जाएगा और ये आगे बढ़ने लगेगा, लेकिन स्थिर रहेगा तो पूरा फैला हुआ रहेगा। ठीक है, तो पानी में तैरते समय तो कर लेता, लेकिन सामान्यतः यह धारा रेखीय नहीं होता। लेकिन मछली तो सामान्यतः धारा रेखीय भी रहता, पानी में भी, पानी से बाहर भी निकाल लीजिएगा तब भी उसका आकार ऐसा ही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किस में या किन में श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होता है। क्लोम, गिल्स, जिससे मछलियां सांस लेती हैं, तो किसमें नहीं होता है, तो होता है 2 और 3, यानी कि आपका व्हेल और डॉल्फिन में नहीं होगा। ऑक्टोपस में होता है, गिल्स लगा रहता है, उससे अपना ऑक्सीजन लेती है। लेकिन व्हेल को देखिएगा, डॉल्फिन को कम से कम देखिए, गंगा या फिर कहीं में देखिएगा, थोड़ा देर के लिए बाहर निकलेगी, उड़ेगी और फिर पानी में समा जाती है।
तो उसके मुंह के आगे नासिका रहता, नाक रहता, उसी से उड़ती है, पूरा ऑक्सीजन भरती है और फिर पानी के अंदर डुबकी लगा लेती है। तो डॉल्फिन को देखिएगा पूरा नदी में ऐसा रहेगा, तो डॉल्फिन उतरेगी इसी टाइप से, फिर नदी में गोता लगा देगी, तो बस उड़ती है हवा में इसलिए कि वो ऑक्सीजन ले सके। व्हेल का भी वही हाल है, बीच बीच में वो हवा में उड़ता है, पूरा ऑक्सीजन भर लेता है और फिर पानी के अंदर समा जाता है। तो गिल्स अगर रहता तो पानी के अंदर ही ऑक्सीजन पा लेता है, ठीक है ना। तो व्हेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होता है, उसको ऑक्सीजन लेने के लिए नाक के द्वारा हवा से लेना पड़ता, बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ऑक्टोपस में होता है। तो आपका 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में होता है, तने में होता है, जड़ों में होता है? ये तने में होता है, ठीक है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तना में होता है। चलिए, पत्ता तो कांटा में बदल जाता है, आपको पता ही है, नागफनी का पत्ता कांटा में बदल जाता है, उसका अनुकूलन हो गया है। जड़ से तो होगा नहीं, तना से होता है। पौधों की पत्तियां श्वसन प्रक्रिया को वायु को अंदर लेती है। इस प्रकार अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? ठीक है, श्वसन प्रक्रिया याद रखिएगा, हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का बात नहीं कर रहे हैं, हम श्वसन प्रक्रिया का बात कर रहे हैं। में वायु को अंदर लेती है और अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करती, नहीं गलत है। श्वसन प्रक्रिया में पत्तियां ऑक्सीजन का उपयोग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर हमेशा स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, बिल्कुल सही चीज़ है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करती हैं, गलत है, दोनों का उपयोग नहीं करती, केवल ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करती, दोनों गलत है, ये भी गलत है। इस प्रकार के साइंस का क्या होगा? बी नंबर होगा, ठीक है, बी नंबर होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि रात में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। दिन में भी छोड़ती है, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, तो क्या होता है? बराबर बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें, किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होता है? पौधे में, जीव में, बीज में, तीनों में श्वसन प्रक्रिया होता है, ठीक है ना, तीनों में होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 और 3। देखिए ना, पौधा में तो होता ही होता है, पता ही आपको, पौधा में होता है। जीव में तो होगा ही होगा, हर जीव, हम लोग भी तो जीव हैं, चाहे कोई भी जंतु है वो भी क्या करता है कि श्वसन प्रक्रिया करता, सांस लेता है। बीज भी, बीज यानी कि आप गेहूं का उदाहरण ले लीजिए, गेहूं का जो बीज होता है, अगर गेहूं का जो बोरा रहेगा, बोरा गरम गरम दिखेगा, क्यों? वो बीज में श्वसन प्रक्रिया होते रहता है। ये मत समझिएगा कि वो तो जमीन में नहीं है, भूमि नहीं है, तो कैसे प्रक्रिया हो रहा, वो भी अभी भी जीव है, उसमें जीवन है, तभी तो अंकुरित होकर फिर जीवन को उत्पत्ति कर देता है। तो जब ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे वो गरम गरम रहता है उसका बोरी, ठीक है। तो बीज में भी श्वसन प्रक्रिया होता है, भले ही ये बीज जैव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो, फिर भी उसमें होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, ये क्या करना, विचार करना। उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों पर सम्मिलित है? केवल 1 और 2, 1 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों के तीनों, यानी कि उत्सर्जन भी होगा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होगा, प्रजनन भी होगा। देखिए, सजीव में तीनों घटनाएं घटती। उत्सर्जन, जानते हैं उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से जो बाहर हम लोग निकालते हैं पसीना के माध्यम से, चाहे कुछ और, है ना, उत्सर्जन हुआ। उद्दीपन, उद्दीपन क्या हुआ? बाहरी कुछ घटना घटता है और शरीर पर उसका असर होता है। जैसे मान लीजिए कांटा है, उससे मेरा पैर चुभ गया, है ना, तो दर्द होता है, उद्दीपन का उदाहरण है। कुछ अच्छा अच्छा खाना देखें और आपका मुंह में पानी आ गया, वो उद्दीपन का उदाहरण है, ठीक है ना। प्रजनन कार्य तो जीव करता ही है, तो इस प्रकार से ये तीनों का तीनों होगा। तो उद्दीपन का उदाहरण क्या होता है? कांटा का चुभना, चुभना, स्वादिष्ट बोल सकते, स्वादिष्ट, एक मिनट, कौन है वो? स्वादिष्ट भोजन,
स्वादिष्ट भोजन, कांटा का चुभना, स्वादिष्ट भोजन, ये सबको देखकर क्या होता है, उद्दीपन होता है। क्लियर? आगे देखते हम लोग 1 2 3। क्लियर? चलिए ठीक है, तो तीनों कार्य होता है इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन है? हम लोग सब जानते हैं लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय आधार जिसको मिला हुआ है ना, इंटरनेशनली जिसको नापा जाता है, मीटर है ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वाहन, पंखा और झूला, इसको मिलाना है। तो वाहन क्या है? सरल रेखीय गति है, यानी जो एक सरल रेखा में गमन करे, सरल रेखा में गमन करे, वो वाहन है। पंखा क्या है? पंखा आपका आवर्ती नहीं, पंखा आपका वर्तुल होता है। वर्तुल क्या होता है भैया? और झूला क्या होता है? झूला आवर्ती होता है, समझा देते हैं आपको। वाहन सरल रेखीय क्या होता है? सरल रेखीय एक ही सरल रेखा में क्या करे? गमन करे, या फिर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब कोई वाहन जब चलता है तो गोल 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 घूमते नहीं ना रहता भाई, या तो इधर जाएगा तो एक ही रास्ता में जा रहा है, या तो इधर आएगा तो एक ही रास्ते में आ रहा है, इधर जाएगा चाहे इधर जाए, एक ही रास्ता में वो सरल रेखा का गमन करता है। ठीक है? पंखा, पंखा या घड़ी, घड़ी का उदाहरण समझिए। घड़ी यहाँ पर है, ये कांटा यहाँ पर है, ये कांटा यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा, जितना डिस्टेंस तय करेगा उतना ही। अगर ये घड़ी, ये कांटा यहाँ पर पहुँच जाए और यहाँ से चालू करे और यहाँ पर पहुँचे तो उतना ही दूरी तय करेगा। मतलब ये कांटा कहीं से भी चले, दूरी उतना ही तय करेगा। पंखा का वही बात है, पंखा का एक पंखी यहाँ से चलेगा, गोल घूमेगा, वहाँ तक आएगा तो वहीं तक, वहीं से दूरी तय करेगा। इस पंखी को यहाँ से लाता है, यहाँ से इसको घुमाते हैं तो भी उतना ही डिस्टेंस तय करेगा। वो कहलाता क्या? ये कहलाता वर्तुल, वर्तुल। ठीक है? और झूला, झूला क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल पर फिर उतना ही दूरी वो तय करे। तो देखिए ना, झूला ऐसा रहता है ना, झूला है ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो एक निश्चित समय अंतराल से पहले तो यहाँ पर गया, कुछ सेकंड गया, माइक्रो सेकंड के लिए रुका, फिर वापस आया, फिर पीछे गया। यह समय अंतराल पर यह काम चलते रहता है। झूला पेंडुलम भी हो सकता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका भी उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका झूला और पेंडुलम लिख देते हैं हम। वर्तुल का उदाहरण, वर्तुल का उदाहरण आपका पंखा हो जाएगा, घड़ी भी होगा, घड़ी भी होगा, लेकिन झूला, झूला का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो झूला और पेंडुलम दोनों, झूला और पेंडुलम। पेंडुलम जानते हैं ना, घड़ी में ऐसा लटका हुआ रहता है और इस तरह से मूव करता रहता है। क्लियर? तो इस तरह से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? कि कौन सही है, सही पूछ रहा है, तो केवल एक हो जाएगा, यही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसको सेंटीमीटर कहते हैं। बिल्कुल सही है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है, नहीं 10 होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है ना, 10 होते हैं। क्लियर? इसको ठीक से लिख देते हैं कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। 10 mm। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो असत्य कौन है? तीसरा नंबर। तो बस तीसरा नंबर में जाके हम लोग को टिक आउट कर देना है ना। चलिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन, अभिवर्तन। दर्पण में प्रतिबिंब को बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक है? परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है? कोई सतह है जिसको दर्पण ही मान लेते हैं, यहाँ से प्रकाश टकराया और यहाँ से वापस आया, है ना। मतलब कुछ दिखता कैसे है? कोई वस्तु से जब प्रकाश टकराता है और टकराने के बाद वो प्रकाश फिर मेरा आँख में आकर लगेगा तो वो वस्तु को दिखाई देने लगेगा। इस क्रिया को परावर्तन कहते हैं, यानी परावर्तन की क्रिया से वस्तु दिखाई देगी। ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि प्रतिबिंब बनने के लिए, और प्रतिबिंब बनता है तभी तो हम लोग देख पाते हैं, तो क्या चाहिए? तो परावर्तन चाहिए। तो केवल 2। ठीक है, उसको अपवर्तन और विवर्तन से मतलब
नहीं है प्रतिबिंब को। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है वस्तु पर प्रकाश पड़े तब बिल्कुल पड़ेगा, तभी तो देख पाएगा। जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए, वस्तु पे पड़े ही पड़े, लेकिन यहाँ पे लिखा केवल वस्तु पर पड़े, लेकिन आंखों पर तो नहीं बात कर रहा है, और ऑप्शन 4 में से एक ही चुनना है ना। तो जब प्रकाश वस्तु पे पड़े और आंखों की तरफ आए तब हमें वस्तु दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, गलत बात है, बनती है। हम यहाँ पे खड़ा हैं, इधर से प्रकाश आएगा, हम प्रकाश को रोकेंगे, मेरा छाया लंबा बन जाएगा। आप सुबह सुबह सूरज की दिशा में खड़ा हो जाइए, आप आगे देखिएगा, आपका आगे प्रकाश एक लंबा सा बना रहेगा, आपका छाया, ठीक है ना। तो यह गलत है, असत्य का ही चुनाव करना है, तो ये तो खैर होगा ही होगा। आगे देखते हैं, दर्पण परावर्तन समय स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हाँ, होता है, सही है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। अभी बताए थे पारभासी क्या होता है, जिससे हल्का हल्का प्रकाश पार कर सके, जैसे कि कागज में तेल लगा दे तो पारभासी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से इसका आंसर केवल ये होगा, क्योंकि असत्य कथन का चयन करना है और ये कथन असत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। बिल्कुल, विद्युत सेल में जो रासायनिक पदार्थ संचित रहता है उसी रासायनिक पदार्थ से तो विद्युत उत्पन्न होता है, ये तो सही बात है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विद्युत स्विच, जो स्विच होता है, का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्विच को जलाइए बल्ब जलेगा, स्विच को बुझाइए बल्ब बंद, विद्युत धारा रुक जाएगा, बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों सही हैं, और सही पूछ रहा है तो तीनों को तीनों ही सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन से विद्युत चालक का या के उदाहरण है। तो किसका विद्युत चालक उदाहरण है? थर्माकोल होगा क्या? नहीं होगा विद्युत चालक उदाहरण। वायु होगा क्या? वायु नहीं होगा। करंट का तार मान लीजिए कि नंगा कर दीजिए करंट का तार को, है ना, और हवा में खड़े रखे तो क्या हवा में करंट आ जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। मानव शरीर बिल्कुल, उसको एक बार छू दीजिए समझ में आ जाएगा, हिल जाएगा ऊपर से नीचे तक, है ना। एल्युमिनियम की पत्ती, एल्युमिनियम का पत्ती होता है, एल्युमिनियम की कितना भी पत्ती हो, टच कर दीजिएगा नंगा तार को, करंट वाला को, तो मार देगा, ठीक है ना, करंट मार देगा। ये थर्माकोल नहीं होता है, वायु नहीं होता। पूछ क्या रहा है कि उदाहरण पूछ रहा है, उदाहरण है, तो उदाहरण मानव शरीर हो जाएगा और एल्युमिनियम का पत्ती हो जाएगा, यानी 3 और 4, 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से निम्नलिखित से संबंधित कथन क्या है? तो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, विद्युत चालक कराते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उसको विद्युत रोधक कहते हैं। नहीं, जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह को रोक देते हैं, मंद नहीं करते, मंद मतलब कम धीमा कर देना, एकदम कंप्लीटली रोक देते हैं, तो वो क्या होता है? वो विद्युत रोधक कराता है। तो इस प्रकार ये गलत है। ये लाइन तो ठीक है, लेकिन ये लाइन गलत है, तो ये पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं, सही बात है, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। गलत है जी, और ये भी गलत है ना। इस प्रकार से पूछ क्या रहा है कि संबंधित कथन पूछ रहा था, बस इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कि जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत
रोधक कहते हैं। विद्युत चालक का उदाहरण तांबा हो सकता है। हम लोग खुद भी विद्युत चालक, मानव भी तो अभी उदाहरण लिए तो मानव भी विद्युत चालक का उदाहरण है। एल्यूमिनियम हो सकता है जिसे विद्युत पार कर जाए। लेकिन अगर आप गत्ता होता है, लकड़ी होता है, ये सब क्या कुचालक होता है। थर्माकोल क्या होता है, इससे कुछ कितना भी वोल्ट का दे दीजिए आप, वो पार नहीं करेगा, करंट पार नहीं करेगा, तो कुचालक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट, स्विच, सॉकेट, डाइंग पिन। फिलामेंट होता है, हम लोग जानते हैं ना विद्युत बल्ब कैसा होता है, इस टाइप से कुछ रहता है विद्युत बल्ब। इसमें क्या होता है, इस टाइप से कुछ रहता है, और दोनों इस टाइप से फिलामेंट रहता है। यही जब उद्दीप्त होता है, जब जलता है वो रोशनी करता है, यही तो होता है, फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। बिल्कुल, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। ठीक है, स्विच एक जटिल युक्ति है जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता नहीं। स्विच से या तो विद्युत धारा को आप चालू कर सकते हैं या विद्युत धारा को आप बंद कर सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कम ज़्यादा के लिए रेगुलेटर का यूज करते हैं हम लोग, स्विच का उपयोग नहीं करते हैं। स्विच दबाएंगे विद्युत धारा आएगा, बल्ब जलेगा। स्विच बंद करेंगे विद्युत धारा बंद, बल्ब बंद। कंप्लीटली या तो जाएगा या तो बंद होगा। लेकिन रेगुलेटर से क्या होता है कि विद्युत धारा का स्पीड को हम लोग तेज या कम कर सकते हैं। तो ये तो भाई कम हो जाएगा, ये तो बंद, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो पूछ क्या रहा है, सही पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1। ठीक, आगे देखते हैं। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, सही है ये। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल, जिसको आकर्षित करते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते नहीं। बिल्कुल गलत है भाई, है ना। जो चुंबक होता है, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करती है और समान ध्रुव एक दूसरे को अलग करती है। दोनों का समान ध्रुव जब सटाइएगा तो एकदम नहीं सटा पाइएगा, बाहर भागना चाहेगा। लेकिन असमान ध्रुव तुरंत चिपक जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 और 2 सही होगा। पूछ क्या रहा है, कथन सही है, यानी 1 2 किस में है, 1 2 यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है ये सूची 2 है। चुंबकीय, मैग्नेस, मैग्नेटाइट है चुंबकीय। इधर मिट्टी, कोबाल्ट, प्राकृतिक चुंबक और यूनान। तो चुंबकीय क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, पहले जान लीजिए। तो मैग्नेटाइट आपका प्राकृतिक चुंबक होता है, हम लोग अभी कुछ देर पहले ही पढ़े। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्या भाई, तो कोबाल्ट हो जाएगा। मैग्नेस क्या है, मैग्नेस एक व्यक्ति था यूनान का जिसने चुंबक का खोज किया था, वो मैग्नेस है। ठीक है ना, यूनान का था। अचुंबकीय क्या है, तो मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी अचुंबकीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सही बात है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल तो होते ही हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण वो खो देते, बिल्कुल सही बात है। चुंबक को जब गर्म करते हैं या उस पर चोट करते बार बार या उसको ऊंचाई से गिराते तो अपना चुंबकीय तत्व जो गुण होता है अपना खो देते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा में आकार देता है, बिल्कुल सही बात है। इससे हम लोग दिशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। जो मैग्नेट कंपास होता है जिससे दिशा ज्ञान होता है, इसी पर आधारित होता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कृत्रिम चुंबक को हम अलग अलग आकार के भी बना सकते हैं। तो पूछ क्या रहा भाई, सही या गलत, कथन सत्य है, तो सत्य है कौन, तो आपका सी, 1 2 और 3। 1 भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, ये गलत, 1 2 3 सही। चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। उपयुक्त में से किन किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है, ये संघनन के कारण होता है। संघनन कारण, इसका आंसर केवल 3 होगा। जैसे देखिए ये गिलास हुआ, ये गिलास है, इसमें पानी भरे हुए हैं, एकदम बर्फीला पानी भरे हुए, एकदम ठंडा ठंडा।
तो देखिए गिलास के बाहर क्या होता है, छोटा छोटा बर्फ का बूंद जमने लगता है। तो क्यों भाई, पानी तो अंदर ठंडा, तो बाहर क्यों बूंद आ रहा ठंडा ठंडा? तो बाहर जो हवा होता है ना, बाहर हवा जो हवा होता है, ये जब गिलास से सटता है तो ये हवा जो होता है उसमें बाष्प जो रहता है, इसके तुलना में बाष्प तो गर्म रहेगा, इससे टकरा तो इससे संघनन होने लगा। और संघनन होता तो क्या होता है, जो बाष्प होता है बूंदों में बदलने लगता है, बस यही संघनन के कारण बूंद में बदल जाता है। इसी कारण तो अगर बड़ा लेवल पे देखें तो बारिश होता है, ठीक है ना। तो यह संघनन के कारण होता केवल 3। जल चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में जल वाष्पन संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। तो वायु में, यानी जो वायु होता है, वायुमंडल होता है, उसमें जो जल कैसे प्रवेश करता है? तो वाष्पन के द्वारा प्रवेश करता है। हाँ बिल्कुल करता है, वाष्प बनता है, पानी उबला, वाष्प बना और वायु में जाके प्रवेश कर गया। संघनन के द्वारा, संघनन के प्रक्रम से तो वापस आता है ना, वाष्प गया वो ठंडा हुआ, बारिश का बूंद में बदला और वो बूंद फिर धरती पे गिरा, तो वो तो धरती पे वापस आ रहा है, वायु में तो जा नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाए, संघनन का कारण नहीं होता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में बाष्पोत्तर्षण प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गलत बात है, ये भी गलत है। तो बाष्पोत्तर्षण से क्या होता है, वापस नहीं आता, संघनन से वापस आता है। जैसे अभी हम लोग बात किए कि पानी वायु में गया, ये पानी नहीं बाष्प वायु में गया, बाष्पोत्सर्जन, और ऊपर से फिर संघनन हुआ और संघनन से आया। तो क्या बोल रहा है, बाष्पोत्सर्जन पृथ्वी पर के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने के लिए संघनन होगा, ये संघनन। यहाँ पर क्या होगा, संघनन की जगह पर बाष्पोत्सर्जन होना चाहिए, है ना, ठीक है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आते हैं। सही बात है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है, इसका आंसर कौन सा है, तो केवल 3। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र और महासागर के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा हो जाता है तथा पीने योग्य नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे क्या होते हैं, लवण घुले रहते हैं, इतना खारा हो जाता है कि उसको पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। तो ये दोनों को दोनों सही है, तो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है यानी गलत बोल रहा है। तो गलत तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी सही, ये भी सही, गलत ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सही है। आई गलत का आंसर हमसे मांग कर रहा है, तो गलत आंसर कुछ है ही नहीं, ये गलत है, नहीं 2 गलत है, नहीं 3, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता का रचयिता कौन है? ये है आपका एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता का रचयिता कौन है? एस.टी. कोलरिज। मैरिनर मतलब क्या होता है? मरीन का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है, और समुद्र में जो यात्रा करता है उसको मैरिनर कहते हैं, है ना। राइम का मतलब कविता होता है ना। तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इस कविता में जो कवि हैं एस.टी. कोलरिज जो है, वो जो समुद्री यात्री हैं उसका करुण व्यथा को सुनाते हैं। तो जो समुद्र यात्री, समुद्र में चारों तरफ पानी ही पानी से घिरा रहता है, फिर भी उसको प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी नसीब नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है, तो पिए कैसे? तो बस उसका करुण गाथा है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जिसके लेखक हैं, जिसका कवि हैं एस.टी. कोलरिज। चलिए, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इन मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं हम लोग विचार। चलिए, वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। नाइट्रोजन अगर वायुमंडल में या वायु में देखिए तो नाइट्रोजन का मात्रा कितना होता है? लगभग 78.09% होता है ना। ऑक्सीजन का बात कीजिए तो आपका 20.95% होता है ना। और जो शेष रहा, वो 1% जो मोटा मोटी शेष रहा, उसी में से अन्य गैस होता है। इसमें आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, धूलकण भी हो सकता है ना। इसमें अगर 1% पर देखिए तो आर्गन है, आर्गन, आर्गन ये कितना है भाई?
तो यह 0.93% है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कितना भाई, तो 0.04% है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देते हैं, दिक्कत ना हो समझने में, 0.04%। ठीक है, और भी जलवाष्प और अन्य धूल कण और भी जो गैस होते हैं वो 1% में ही हो जाते हैं। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, ठीक है जी, कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है, गलत है, घेरती है। बलून में हवा भर के देखिए, बलून फूल जाएगा। या फिर आप कोई बोतल है, बोतल या कोई प्लास्टिक का बोतल है, वो जो शेप रहता है उससे एक बार हवा खींच के देखिए, वो पिचक जाएगा, है ना। तो इससे बताता है कि जो हवा रहता है वो जगह घेरता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते नहीं, प्रत्येक स्थान पर मिलती है, प्रत्येक स्थान पर तो नहीं मिल सकती है ना। अब चांद पर चलिएगा चाहे कहीं पर चलिए, वहाँ पर तो वायु नहीं मिलेगी। तो पृथ्वी का तो बात नहीं बोल रहे, प्रत्येक स्थान बोल रहा है। दूसरी बात है इसे देख सकते हैं, तो इसको तो बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है, गलत का चुनाव करना है, यानी 4 और 2, 4 और 2 यानी 2 और 4 आपका डी ऑप्शन है। क्लियर। चलिए, कथन ए, जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कारण, ये कथन है, ये कारण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल। वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण, ये भी सही है। लेकिन ये इसका जो कथन है और जो कारण है एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन इसका ये स्पष्टीकरण नहीं करता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? जलने में ऑक्सीजन, हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। चलिए, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केचुओं के दांत नहीं होते हैं, बिल्कुल दांत उसके नहीं होते हैं। यह भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते, बिल्कुल। जो लाल केचुआ होता है उसमें एक गीजड़, एक उसका होता है, शरीर का एक भाग होता है गीजड़, जिससे वो भोजन को पीसता है, उसमें दांत नहीं होता, ठीक है ना। गीजड़ से पीसता है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे केचुआ अपना भोजन को किससे पीसता है, तो गीजड़ से पीसता है। अंडे के छिलके, समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने के लिए केचुओं का सहायता करते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, उसका चूरा जब होता है गीजड़ के पास जाता है तो भोजन को रगड़ता है अच्छा से उस चूरा से और पीस लेता बढ़िया से, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई सकती, बिल्कुल। कागज का फिर से चक्रण मतलब कागज से कुछ बनाए फिर उसी को कागज को गलाकर फिर कुछ बना लिए, है ना। जैसे होता है ना रद्दी कागज जो मोहल्ला में आता है मांगने के लिए, खरीदने के लिए, टीना, लोहा, कांच, प्लास्टिक, शीशी, बोतल चिल्लाता है, रद्दी कागज लेता है और उस रद्दी कागज ले जाकर क्या करता है, फिर से वो गलाता है, फिर से कॉपी किताब या अखबार में यूज किया उसका, है ना। तो उसका चक्रण तो होता है, लेकिन हाँ जला हुआ कागज रहेगा उसका नहीं होगा, राख से कागज नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, ये भी सही है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को हानिकारक पदार्थ कम नहीं किया जा सकता, उसमें हानिकारक पदार्थ रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ये गलत है, ये गलत है, करना संभव नहीं है। एक मिनट, कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को, हाँ ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी सही हो जाएगा। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर
हानिकारक गैस छोड़ते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 सभी के सभी सही है, ठीक है, सभी के सभी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन से दुष्परिणाम होते हैं? प्लास्टिक के दुरुपयोग से कौन से दुष्परिणाम होते हैं? खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारण होना, होगा ही होगा, है ना। प्लास्टिक से तो हानिकारक है, कैंसर का कारक बन ही सकता है। पशुओं की मृत्यु कारण, बिल्कुल, जो पशु होता है, मान लीजिए पॉलीथीन में खाना रखा रहता है, तो खाने के लालच में पशु क्या आता है, पॉलीथीन के साथ खा लेता है और गला में जाकर अटक जाता है पॉलीथीन और सांस नहीं ले पाता, उसके बाद वो मर जाता है, ठीक है। शहरों में जल भराव के कारण बाढ़ में, सही बात है, नाली में चाहे बड़ा बड़ा नाला में प्लास्टिक फंस जाता है और पानी फिर रुक जाता है और जल भराव हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 3 सब का सब, ठीक है। चलिए खत्म हो गया। चलिए इस प्रकार हम लोग आज 6th क्लास एनसीईआरटी का सभी चैप्टर के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप निश्चिंत होंगे कि आपका एनसीईआरटी 6th क्लास कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में 7 क्लास कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह 7 क्लास में आपका पूरा एनसीईआरटी विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम बेहतरीन होने वाला है ना। विज्ञान से आप मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।